व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं RICS और हमारे साथ हैं अनुराग शुक्ला सर और मैं हूँ CM मिश्रा और हम दोनों का आपको सादर नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। बिना समय गवाए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से। मेंस एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन बहुत पेचीदा होते हैं, जिसमें जिनका सर बहुत 20-25 सालों का अनुभव रहा है। तो सर आपको उन प्रश्नों की प्रकृति और उन प्रश्नों का जवाब देंगे। सीधे हम आते हैं क्वेश्चंस पर। हमारा पहला प्रश्न है, सर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है? जी 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 सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। हम एक बेहतर लक्ष्य के लिए एक बेहतर प्रयास करने की उम्मीद में आपके सामने हैं। सर से रूबरू होने का मुझे इन दिनों मौका मिल रहा है और उनके एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे आपस के सहयोग से अगर आपकी जीवन की गुणवत्ता सुधर सकती है तो शायद हमको एक मुकम्मल चीज़ मिल जाए, एक मुकम्मल आशीर्वाद मिल जाए। खैर, इसी के आगोश में, इसी के परिवेश में सर ने मुझसे एक सवाल किया, संविधान क्या है? कि संविधान क्या है। सर एक्चुअली जो भारत का संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज के रूप में जो सामने आया, जिसको हम बहुत सरल शब्दों में 1949-1950 के बाद देख लेते हैं। वास्तविकता यह है कि वो इतना सरल दस्तावेज था नहीं। वो बड़े ही कठिन दौर से बनने वाला एक निर्मित संविधान था। यह ही बड़ी ही संघर्ष के साथ एक जो इच्छाएं थी उसकी वो पूर्ति का एक रूप था। उसका कारण ये है सर कि भारत एक्चुअली एक औपनिवेशिक राज्य रहा। अगर हम 19वीं शताब्दी का भारत देखें, 18वीं शताब्दी का भारत देखें तो हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, जहाँ पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो ब्रिटेन का रहा है। और उसके बाद जो भी गतिविधियाँ हुई, जो भी कार्यविधियाँ हुई, वो सब ब्रिटेन की प्रशासनिक ढांचे के तहत ही हमसे करवाई गई। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन है 18वीं-19वीं शताब्दी का, उसके पहले से भी वो शुरू था। किसान आंदोलन, जनजातीय विद्रोह, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज हुआ। तो उसमें जो सबसे पहली मांग हुई वो ये मांग हुई कि स्वराज बिल प्रस्तुत हुआ लोकमान्य तिलक के निर्देशन में 1895 में। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो भारत का संविधान है या भारत पर जो शासन व्यवस्था है वो भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ब्रिटेन का परिवेश अलग है, ब्रिटेन के लोग अलग हैं, ब्रिटेन के तौर तरीके अलग हैं। वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति भारत के लोगों की आवश्यकताएं, भारत के लोगों की ज़रूरतों को कैसे समझ सकता है, या फिर यहाँ की प्रथाएं, परंपराएं, रीतियाँ, रिवाज सब कुछ अलग है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा मौलिक प्रश्न था। तो स्वतंत्रता आंदोलन आज़ादी के लिए तो था ही था, साथ ही साथ बहुत सारे वैचारिक द्वंद्व भी उसमें चल रहे थे। उसमें ये भी चल रहा था कि साहब क्या नाम है, हमको अपनी शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी खुद की होनी चाहिए और हम शासन व्यवस्था जो करें वो हमारे अपने तरीके से बनाई हुई, अपनी तरीके से बनाई हुई एक लिखित दस्तावेज के माध्यम से करें। तो 1895 में सर उसी आगोश में, उसी परिवेश में सबसे पहले स्वराज बिल प्रस्तुत होता है।
उसके बाद फिर 1922 में ऐसी ही बातें महात्मा गांधी ने भी की कि साहब क्या नाम है, भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार बनना चाहिए, यहाँ के लोगों के हिसाब से बनना चाहिए। फिर 24-25 में इसी तरीके की बात मोतीलाल नेहरू भी करते हैं। फिर वो 1928 आते आते तक नेहरू रिपोर्ट के रूप में भी सामने आता है, और नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों के संबंध में सबसे पहली मांग होती है कि भाई हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार दीजिए, और भी बहुत सारी मांगे होती है। उसको पहला कांग्रेस के सामने लिखित दस्तावेज माना जाता है मूल अधिकारों के संदर्भ। ये प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहती है। गुलाम भारत है, बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं, बहुत सारी बातें नहीं सुनी जाती। लेकिन सर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज होता है, तो जो ब्रिटिश सत्ता है उसको एक तरीके से मजबूरन भारतीय जनमानस की ज़रूरत है, इंडियन आर्मी की भी ज़रूरत है, लोगों की भी ज़रूरत है। तो उसी परिवेश में संविधान निर्माण की मांग भी हो रही है, और ब्रिटेन को यहाँ के लोगों की ज़रूरत भी है कि वो उनकी तरफ से बढ़ चढ़ के लड़ें। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन थोड़ा सा कमज़ोर है। तो उसी परिवेश में अगस्त प्रस्ताव भी आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। लॉर्ड नील्स गो वायसराय होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई संविधान आप अपना बना सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और साथ में ये बड़ी बात है, उन्होंने माना, पहली बार उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंडियंस अपना होम रूल के लिए, अपना स्वशासन के लिए अपना संविधान बना सकते हैं। जी बना सकते हैं। और वो तो अपनी तरीके क्या प्रगति हुई सर? उसमें ये हुआ कि 40 में जब अगस्त प्रस्ताव जैसा जो प्रपोजल है उसमें, लेकिन कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस इस तरीके की थी कि भाई डोमिनियन स्टेटस नहीं खत्म करेंगे, मतलब औपनिवेशिक राज्य नहीं खत्म करेंगे, मतलब एक तरीके से आप शासन संचालन खुद तो करेंगे, लेकिन अंतिम सत्ता ब्रिटेन के। टोकना चाहूँगा जी कि डोमिनियन स्टेटस आपने कहा नहीं खत्म करेंगे, डोमिनियन स्टेटस मतलब सर, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि एक तरीके से अधूरी स्वतंत्रता। ओके, मतलब आपको हम एक राज्य का दर्जा तो देंगे, लेकिन अंतिम निर्णय के संदर्भ में जो शक्ति होगी वो आपके बाहर कहीं और नहीं होगी। ओके, हम पर ही डिपेंड हो गया। यस, मतलब फाइनल डिसीजन हम ही करेंगे। जी, बाकी आप रूल चला सकते हो। जी, सत्ता आप चला सकते हो। जी। मतलब जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कनाडा में है, यस, कि अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया में है, हाँ, कि सत्ता आपकी है, प्रधानमंत्री आप चुनते हो, डेमोक्रेसी आपकी है, लेकिन जो रूलिंग पावर है वो अल्टीमेटली अभी भी वो ब्रिटिश क्राउन के प्रति जवाबदेह। तो इसको कहते हैं डोमिनेशन। हाँ, तो ये फिर एक तरीके से मतलब पंगु आजादी, मतलब पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे, पूर्ण स्वराज की बात। हम चाहते थे भाई सब रिश्ता नाता तोड़ो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम अपना शासन स्वयं चलाएं। एक लंबे समय से हम चूंकि उसी के अधीन थे और उसके दर्द हमने सहे थे, तो हमें लगा कि नहीं भाई हम पूर्ण स्वराज की ही बात करें, पूर्ण स्वराज की, डोमिनियन की नहीं। हाँ, डोमिनियन की नहीं। तो अगस्त प्रस्ताव सर खारिज हुआ। फिर 1942 में उसी के बाद फिर उनकी मंशा ये रही कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन को अगर देखिए तो वो उस समय चर्चिल की गवर्नमेंट थी, और स्टफर्ड क्रिप्स, विंस्टन चर्चिल, जी, उनकी गवर्नमेंट थी, और उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। उसमें भी बहुत सहमति नहीं बनी। इस तरीके से समझेंगे तो हालांकि क्रिप्स मिशन भी एक तरीके से फेल हुआ, लेकिन वो जब 1945 में इंग्लैंड में इलेक्शन हुए, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई। क्लेमेंट इटली जो है वो वहाँ के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने। हाँ, और मांग बहुत ज़्यादा अपने चरम पर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो चुका था। जी, स्वाधीनता की, स्वराज की, संविधान निर्माण की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लगभग खत्म हो चुका था। तो इन स्थितियों में फिर इटली ने एक कैबिनेट मिशन, अपना कैबिनेट मंत्रियों का ही एक मिशन था, उसको भेजा भारत में कि भाई वहाँ जाके आप देखिए, समझिए, और
संविधान निर्माण के संदर्भ में वो लोग उनकी इच्छाएं हैं उसको वो पूरा करिए और क्या ड्राफ्ट आपका है उसको बताइए और जो वहाँ के लिए उपयोगी है वैसा करिए। लॉरेंस है, पैट्रिक लॉरेंस, मतलब भारतीय मामले देखते थे। जी जी जी, पैट्रिक लॉरेंस हैं, एवी एलेक्जेंडर हैं और स्टफर्ड क्रिप्स हैं, ये प्रोमिनेंट लोग थे। अच्छा। पैट्रिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। ओके। ये प्री में भी सर आता है, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष वही थे। तो उसके बाद वो आते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया यहाँ 2-3 महीने गुजारने के बाद कि भाई संविधान निर्माण, संविधान सभा का हम निर्माण करना चाहते हैं। अच्छा। और वो पूर्णतः भारतीयों द्वारा ही सृजित होगी, गठित होगी। तो उसमें उन्होंने कुछ प्रस्ताव थे। अच्छा। तो कैबिनेट मिशन प्लान ये था सर कि जो संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाएंगे वो प्रांतीय विधानसभाओं से होंगे, ब्रिटिश प्रांत से होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे। अच्छा। यहाँ की देसी रियासतों से, स्टेट से जी, स्टेट को इग्नोर नहीं किया। हाँ, तो उसमें उन्होंने ये मॉडल लिया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पे अच्छा हम एक प्रतिनिधि चुनेंगे। अच्छा। और दूसरी चीज ये भी जो इम्पोर्टेंट है वो ये थी कि चुनाव जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन पर होगा। प्रत्येक समुदाय या संप्रदाय के लोग प्रत्येक समुदाय के लोगों को ही वोट देंगे, जिससे क्या नाम है जो भारत की विविधता है उसका रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में हो सके। निर्वाचक मंडल, हाँ, मतलब एक तरीके से मतलब भारत के जितने भी लोग हैं, मतलब ऐसा ना हो कि किसी का वर्चस्व है, अल्पसंख्यक होने के नाते किसी का जो पावर कम हो जाए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आपको पूरी पॉलिटी में सर दिखाई देगा कि क्या नाम है, इस बात को ध्यान रखा गया है कि हम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर रहेंगे और जिससे सारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इस संविधान सभा में बहुसंख्यक जो है उनका तो रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये जरूर है कि संख्या बल घट बढ़ सकता है क्योंकि चुनाव जो है वो जनसंख्या के अनुपात में था। बिल्कुल। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया। तो इसी के आधार पे सर क्या नाम है, फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। अच्छा। 200 के ऊपर मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और कृषक प्रजा पार्टी और बहुत सारी और पार्टीज को भी सीटें मिली, है ना। सिखों के भी ग्रुप आए, अल्पसंख्यक समूहों के भी ग्रुप आए, SC STs को भी अपने जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिली। इस तरीके से एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। फिर उस संविधान सभा ने मतलब 9 दिसंबर को अपनी एक मीटिंग की, बुलाई जी पहली बैठक। और संविधान मतलब उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है उसके अस्थायी अध्यक्ष बने। अच्छा। फिर 11 दिसंबर को सर उसकी दूसरी मीटिंग होती है, उसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चुन लेते हैं। फिर 13 दिसंबर को अगर आप ध्यान दें तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पंडित नेहरू। इसका मतलब समझाइए सर। सर एक्चुअली उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि एक्चुअली हमारा संविधान जो हम बनाने जा रहे हैं वो चाहता क्या है, वो कैसा देश चाहता है, वो किस तरीके का भारत है। हमने पहले उसके दर्शन को तलाशा, भारतीय परिवेश को समझा और उसके आधार पे पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस आधार पे फिर ये प्रस्तावना बनती है और फिर संविधान इस तरीके से फिर निर्माण शुरू होता है, जिसमें 2 साल 11 माह 18 दिन लगते हैं। लंबा समय भी लगता है, बहुत सारे वाचन होते हैं, बहुत सारी रीडिंग होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो फाइनली उसको एक बात मुझे वो करती है, फाइनलाइज। कमेटी का काम क्या है, इतना हाईलाइट किया था। मतलब कमेटीज तो 22-23 थी, लेकिन हर बार हम सिर्फ एक ही कमेटी पूछते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर, भीमराव, ये ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है? सर एक्चुअली ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी जैसे सारी कमेटीज हैं वैसी ही कमेटी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि संविधान के जो वाचन थे, संविधान की जो रीडिंग थी, संविधान निर्माण के संबंध में जो डिबेट्स थी, उस संदर्भ में विषयों को मूल जामा पहनना, अच्छा, या फिर क्या हटाना है, क्या रखना है, इसके संबंध में अंतिम निर्णय ड्राफ्टिंग कमेटी में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मतलब
सबने क्या किया, सारी हाँ। कमेटीज ने सबने दाल अपनी चावल recommendation दी। मूंग जी, उड़द जी। ये सब सामने रख दिया। अब इसमें खिचड़ी किसकी बनानी है ना, जी जी ये तय करना था, ड्राफ्टिंग करना। वेरी गुड। हमें क्या लेना है, हाँ, और क्या छोड़ना है। हटाना है, क्या छोड़ना है, इसका अंतिम निर्णय जो है ये भीमराव वो अम्बेडकर जी और उनकी समिति को उनके करना। समय वो 7 सदस्य हाँ। थे और तो इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी हाँ। इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे जी। कि इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी संविधान सभा थी, बिल्कुल। वो क्या एक संप्रभु संस्था थी? हमेशा से इस बात को लेकर के तमाम राजनीतिक प्रश्न वाद विवाद उठते रहे हैं, या हमारे जो पीएससी या यूपीएससी के एग्जाम लेने वाले कमीशंस हैं जी। वो भी अपने प्रश्न पत्रों में इस तरह के प्रश्न उठाते रहे हैं? ये सवाल सबसे पहले ये इस तरीके का जो तर्क है या विवाद उठाया किसी ने, तो उसमें सबसे पहले वो चर्चिल ने ये बात की अच्छा कि संविधान सभा जो है वो पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न होकर काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही निर्मित हुई है और कैबिनेट मिशन जो है वो ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहा है। तो ऐसे में हम ये नहीं मान सकते कि वो बहुत फ्रीली काम कर पाई होगी, बहुत सॉवरेन काम कर पाई होगी। वो किसी न किसी ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम के डोमिनेंस में ही रहेगी। तो बात सही भी है कि उसी दौर में संविधान सभा का निर्माण हुआ और इस तरीके के सवाल बड़े लाजमी हैं। लेकिन सर जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो आरोप हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और बहुत अतार्किक हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो संविधान सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति सभापति के पास थी और सभा का विघटन किसी भी अन्य शक्ति के कहने, किसी भी अन्य देश के कहने से नहीं हो सकता था। सभा का विघटन सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही हो सकता था। वो किसी भी अन्य सत्ता के प्रति जवाबदेह नहीं थी कि वो कह देगी तो गवर्नर जनरल ने कह दिया कि ये पास होगा, गवर्नर जनरल ने पास कह दिया, होगा। हाँ ब्रिटिश सम्राट ने कह दिया, कुछ नहीं। और वो मतलब पूर्ण सत्ता जो है संविधान सभा में निहित थी। और संविधान सभा जो थी वो भारत के जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई थी। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिर्फ ड्रॉप टेक कि कैसे बने ये उन्होंने डिसाइड किया। बाकी सब कुछ भारतीयों का ही होता है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि आपके मकान का नक्शा क्या हो ये उन्होंने तय किया था, बनाया हमने था। जी 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 जी। मतलब उसमें यह है कि जो सभा है उसके संपूर्ण संचालन की शक्ति सभापति में निहित है। सभा के विघटन की जो बात है वो यहाँ के 2/3 सदस्यों के बहुमत से बात है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर वो ये है कि सभा ने कभी भी किसी भी अनुच्छेद और भाग को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने अनुमोदन या सहमति के लिए नहीं रखा। ओके, आज ये बात नहीं हुई कि नहीं साहब क्या नाम है, हम इसको रखें कि ना रखें। नहीं, ये कभी भी उनकी सहमति और अनुमोदन के लिए चाहते हैं कि रिपब्लिक स्टेट और ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहता है नहीं साहब क्वीन का ही रूल हो, नहीं तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। क्या करें बेचारा, हमने तय किया कि हमारा एक राष्ट्रपति होगा तो हमारा एक राष्ट्रपति होगा। और भले ही ब्रिटेन में एक क्राउन का रूल चल रहा था, तो पूर्ण सत्ता हम में निहित थी। बिल्कुल। तो एक चीज ये हो गई कि मतलब वो संपूर्ण जो शक्ति है, मतलब जो सभा के संचालन की शक्ति है वो सभापति में निहित है। विघटन जो है वो यहाँ के 2/3 सदस्यों के बहुमत से है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सभा ने कभी भी किसी भी अनुच्छेद या भाग को सहमति और अनुमोदन के लिए किसी अन्य शक्ति या ब्रिटिश संसद के सामने नहीं रखा। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया, तो वैसे भी कैबिनेट मिशन के जो औपचारिक नियंत्रण है वो स्वतः ही समाप्त हो गए और
सभा ने तो 1949 तक काम किया, संविधान तो 49 तक बना। 49 तक 26 जनवरी तो 26 नवंबर 1949 तक तो ये कहना बड़ा ही अतार्किक है या फिर ये गलत आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम उस देश के अधीन थे तो जाहिर सी बात है योजना भी होनी चाहिए। आरोप और लगता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जी जी वो कांग्रेस की देन है। ओके, मतलब कांग्रेस के लोगों का उसमें प्रभुत्व था, हाँ। कांग्रेस के लोगों का उसमें बहुमत था, हाँ। तो भारत का संविधान कांग्रेस की देन है, न कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, अच्छा प्रश्न है और ये भी मतलब बड़ा ही रिपीटेडली पूछे जाने वाला सवाल है जी। और अक्सर ये बात मुझसे लोगों ने की भी है। एक्चुअली सर, जो कांग्रेस के समाजवादी लोग थे जैसे जयप्रकाश नारायण, उन लोगों ने ये कहा कि एक तरीके से जो संविधान सभा है वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही या संपूर्ण दलों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, वो केवल कांग्रेसियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। दूसरा, इस बात को और लेजिटिमाइज कर दिया जॉन ऑस्टिन की इस स्टेटमेंट ने कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस। अच्छा, जॉन ऑस्टिन भी ये लिखते हैं, हाँ, दे दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, ये तर्क जो है बहुत कमजोर हैं इस सेंस में कि अगर आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की कि वैधानिक रूप से और तकनीकी रूप से जितने भी दक्ष लोग हैं जिनकी संविधान निर्माण के संदर्भ में उपयोगिता हो सकती है उनको शामिल किया जाए, भले ही वो गैर कांग्रेसी। आप उसके फैक्ट्स उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये नहीं था कि वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग थे, सिर्फ संविधान सभा में थे। इवन तो आप ये देखो, देश की आजादी से पहले मुस्लिम लोग भी संविधान सभा में शामिल थे, हिंदू महासभा के लोग भी संविधान सभा में शामिल थे, कम्युनिस्ट लोग भी संविधान सभा में शामिल थे अपनी जनसंख्या के अनुपात। जी बिल्कुल। खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तकनीकी और विधिक रूप से जो दक्ष लोग थे उनको भी शामिल किया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, संविधान निर्माण के संदर्भ में अंतिम जामा अगर किसी को पहनाना था, जो रूपरेखा तैयार करनी थी हमारे संविधान की, वो प्रारूप समिति को करनी थी। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य ऐसे हैं जो कांग्रेसी थे, बाकी सब नॉन कांग्रेसी। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस ये चाहती कि साहब हमारे हिसाब से संविधान बनेगा तो प्रारूप समिति के सारे सदस्य कांग्रेसी होते। के मुंशी और कृष्णाचारी को छोड़ के सभी गैर कांग्रेसी थे, इवन अम्बेडकर गैर कांग्रेसी। जिस संविधान निर्माण का जिन्हें श्रेय दिया जाता है, मतलब क्यों कांग्रेस नहीं चाहेगी? प्रारूप समिति के तो सारे सदस्य होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए ये तथ्य निकल के आता है, ये आरोप थोड़ा सा गलत सा लगता है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा, थोड़ा दूसरी बात सर, अनौपचारिक प्रश्न है कि क्या जिसको हम कांग्रेस कहते हैं ये आज वाली कांग्रेस थी या कोई और कांग्रेस थी? सर, ये बड़ा विवाद का प्रश्न है। आज वाली कांग्रेस और तब की कांग्रेस में जाहिर सी बात है कि अंतर आएगा। समाज बदलता है, आवश्यकताएं बदलती हैं, लोगों के निहित स्वार्थ बदलते हैं। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। लेकिन कांग्रेस जिस रूप में आज सामने है, जाहिर सी बात है कि वो जो उसकी जो पेरेंटल फीडिंग है या जो उसके माता पिता हैं, वो उसने निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत कुछ किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जो चुनौतियां होंगी, किसी भी राजनीतिक दल को अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के इस तरीके के काम करने चाहिए। बड़े बौद्धिक लोग थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने संभाली। और आने वाले समय में भी अगर मुझे लगता है कि बौद्धिक लोग जो भी देश के बौद्धिक लोग थे वो कांग्रेस में जुड़े थे। और आजादी के बाद राजनीति के लिए कांग्रेस से अलग राजनीतिक विचारधाराएं भी पैदा हो गई। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मैंने यहाँ बात खत्म की कि प्रारूप समिति में ज्यादातर लोग गैर कांग्रेसी। दूसरे स्तर पर अगर आप देखें तो हिंदू महासभा के सदस्य भी
संविधान सभा में आए, पंडित जयकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जी। फॉरवर्ड ब्लॉक के भी सदस्य उसमें आए, तो केवल कांग्रेस ही नहीं थी। हाँ। हाँ, अब कांग्रेस ज्यादा क्यों थी, ये प्रश्न क्यों उठा कि साहब क्या नाम है, कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो प्रश्न इसलिए उठा सर कि कांग्रेस एक्चुअली एक पार्टी नहीं थी। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करने की एक जीवन पद्धति थी। यस, कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की एक जीवन संस्था थी। यही मैं कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी। अगर ये सारे लोग कांग्रेस से हटके भी चुनाव लड़ रहे होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संविधान सभा में यही लोग आते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जो राजनीतिक दल की आज हम परिभाषा देखते हैं, हाँ। उस राजनीतिक दल में हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ह्यूम ने 1885 में बनाया, वो नहीं था। ये एक स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने वाला एक जीवन पद्धति थी। या हर व्यक्ति कांग्रेसी था। हर व्यक्ति कांग्रेसी था। कांग्रेस पार्टी जैसे कोई नहीं था। वो अलग अलग मत विचार सबका संगम था कांग्रेस। हाँ। और आज की कांग्रेस में डिफरेंस ये है कि आज की कांग्रेस सिर्फ सत्ता पाने वाला एक राजनीतिक दल जैसे दूसरे राजनीतिक होता भी है। अलग विषय है। राजनीतिक दल का मेन इंटेंशन भी यही होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई इसीलिए जाती है कि इन के प्रकार हम पावर में रहे। तो आज की कांग्रेस उस लिए है, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि पावर में हम रहे। वो इसलिए बनाई थी कि देश हमारा कैसे आजाद है, कैसे हम होम रूल एस्टैब्लिश मोटिव हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था। तो सभी लोग जो भी प्रमुख नेता थे जिनमें वैचारिक संवेदना थी वो कांग्रेस से जुड़ गए। तो बेसिकली लोगों की संविधान सभा है, कांग्रेस की संविधान सभा नहीं है। कांग्रेस को हटा के भी अगर लोग चुनाव लड़ते तो शायद यही लोग यही होते। बिल्कुल जी सर। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगा कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण में जो समय था वो आवश्यकता से अधिक समय लिया। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन, अगर 12 दिन एक्चुअली माइनस कर दो, 12 दिन माइनस घटा दो तो लगभग 3 साल का समय। सर इतना लगता है क्या समय संविधान बनाने में? सर बिल्कुल सही बात है। ये भी एक संविधान सभा पे प्रश्न चिन्ह लगता रहा है और ये सवाल भी है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के संबंध में आवश्यकता से अधिक समय लिया है। 2 साल 11 माह 18 दिन, और ये समय और धन दोनों की बर्बादी है। जिस दौर में देश था उस दौर में रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो ऐसे दौर में इतने लंबे समय तक की डिबेट और इतने लंबे समय तक का खर्चा कैसे कोई देश बियर कर सकता है। लेकिन एक्चुअली ये आरोप भी कमजोर है। इसके संबंध में मैं कुछ तर्क दूंगा आपको, देने की कोशिश करूंगा। सर ये जो आरोप लगा ना, ये इसका आधार ही थोड़ा सा अतार्किक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिकी संविधान एक्चुअली कुछ महीनों में बन के तैयार हो गया और उससे तुलना कर दी भारतीय संविधान की। साहब क्या नाम है, जहाँ अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, और उसका संविधान तो महीनों में बन के तैयार हो गया और आपने सालों लगा दिया। तो पहला जो बिंदु है वही अपने आप में गैर न्यायिक है। 2 बिल्कुल अलग देश जिनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, उनको आप एक धरातल पे ला के उनकी तुलना कर रहे हैं। ये अपने आप में नॉन जस्टिसेबल है और इससे समान निष्कर्ष निकलेंगे नहीं। दूसरा समय, पहले तो ये मैंने कहा कि गैर न्यायिक बात ही है। समय लगा क्यों? समय सर इसलिए लगा क्योंकि 600 देशी रियासतों के एकीकरण का प्रश्न था। वो 600 देशी रियासतें और ज्यादा स्वच्छंद और स्वतंत्र हो गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जब उन्होंने ये कह दिया कि साहब आप या तो भारत में विलय हो जाए या पाकिस्तान में विलय हो जाए, या फिर आप अपना स्वतंत्र संविधान बना सकते। तो हमारे संविधान निर्माण संविधान सभा के निर्माताओं के सामने एक प्रश्न था कि कोई ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसी चीजें इसमें रखी जाए जिससे भारत के साथ इनका विलय हो सके। तो एक चुनौती तो ये बहुत बड़ी थी। दूसरी चुनौती जो थी वो ये थी कि भाषाई
राजनैतिक धार्मिक स्तर पर विचारधारा में समन्वय की बात थी कि हम सब क्या नाम है उसको इतने सारे जो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं उसको एकोमोडेट कैसे करें, उसको कोऑर्डिनेट कैसे करें उनके साथ। इस तरीके की बातें अमेरिका के साथ नहीं थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी सर, जो बड़ा प्रोमिनेंट है, वो ये है कि अमेरिका जो है वो राज्यों का संघ है। अच्छा, अमेरिका का मतलब ही राज्य है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब स्टेट यूनाइट होंगे तो अमेरिका होगा, अदरवाइज अमेरिका इज नथिंग। अच्छा, एब्सोल्यूट फेडरल सिस्टम जो वर्ल्ड का है वो एक तरीके से अमेरिका का है, जिसमें राज्यों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रताएं हैं, राज्यों को बहुत ज्यादा लिबर्टी है, हाँ, राज्यों की बहुत ज्यादा अधिकारिता है। अमेरिकी संविधान को केवल अपने केंद्र के लिए प्रावधान करने थे। भारत को केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान में प्रावधान थे। मतलब हमें राज्य का मंत्रिमंडल भी तय करना था, और हमें राज्य की विधायिका भी तय करना था, हमें राज्य में राष्ट्रपति शासन की भी बात करनी थी। मतलब अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकी संविधान में राज्यों का संविधान पहले से तय था। हाँ। सिर्फ उन्होंने संघ का संविधान निर्मित हाँ। किया। हाँ। और हमने संघ हमारे और पास, राज्य दोनों हाँ, का हमारे पास सबका इंडिया दैट इज और शायद यही कारण है कि हमारा संविधान इतना लेंदी हो जाता है, इतना ह्यूज हो जाता है, इतना विशाल का कि हमारा संविधान भारत का संविधान होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का भी संविधान है। तो हम बेसिकली राज्य जो है वो केंद्र की वजह से है। वहां क्या है, केंद्र राज्यों की वजह से। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। उनकी परिपाटी पहले से ही फिक्स है। हाँ। और उससे संघ के संविधान को कोई लेना देना। हाँ, इसीलिए वो दोहरी नागरिकता की भी बात करते हैं। इसीलिए की बात करते हैं। इसीलिए वो क्या नाम है, मतलब वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वो एक अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों के प्रावधान करने की जिम्मेदारी थी। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, वो ये है कि भारत देश को कोई भी अनुभव नहीं था शासन सत्ता का। हमारे देश के लोगों में की आवश्यकताएं क्या है, विविधताएं, सांस्कृतिक विविधताएं और भी अलग अलग तरीके की विविधताएं इतनी ज़्यादा थी कि ज़रूरी ये था कि हम बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करें। और उसी सेंस में लगभग 60 देशों के संविधानों का हमें अध्ययन करना था, वहाँ की उपयोगी चीजों को हमको निकालना, मतलब जो यहाँ के लिए रिलेवेंट था वहाँ यहाँ पर लाना था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब हमने अपने मन से एक संविधान बना दिया। हमारे जो संविधान निर्माता काफी स्टडी की, बहुत सारे देशों के देशों का संविधानों का अध्ययन किया और उसमें जो बेस्ट था उसको जो हमारे लिए उपयोगी था हमने उसको तलाशा। और शायद यही कारण है कि आज भी क्या नाम है वो इतना ही प्रासंगिक है, आज भी वो इतना ही मौलिक है, आज भी हमारी आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। मतलब कंपैरेटिव स्टडी की, यस सर, कंपैरेटिव स्टडी की, रैशनल स्टडी की। हमने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, अपने लेवल के लिए जो उपयोगी था उसके हिसाब से उसको शामिल किया। तो इसलिए क्या नाम है वो सर, समय लगना बड़ा लाजमी है। तो ये सवाल बहुत ही गैर न्यायिक है। आपको नहीं लगता कि यही सब कारण है कि 150 करोड़ मतलब 142 करोड़ भारतीयों की आस्था अभी भी संविधान में, जहाँ हमारे अड़ोस पड़ोस में सभी देश हैं उनमें संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता है, चाहे मालदीव। नहीं सर, मुझे बिल्कुल लगता है, मुझे भी लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। हमें गर्व है, हमें सबको यही लगता है कि हमने बहुत भारतीय को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई किसी की भी अच्छाई और बुराई ये भी एक रिफाइन का एक तरीका होता है कि हम किसी की आलोचना करें, हम किसी की बुराई करें, बट अल्टीमेटली हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को अपने संविधान के प्रति आज तक तो मैंने नहीं देखा किसी ने क्वेश्चन मार्क उठाया होगा। और इसके पीछे शायद एक ही वजह है कि हमने बहुत ठोक बजा के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। मतलब उसमें प्रश्न उठाने का किसी को हमने शायद गुंजाइश ही नहीं अभी तक तो नहीं दिया। समय और परिस्थितियां के हिसाब से देखते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है और जहाँ तक मेरा विश्वास है
कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होगी और बहुत बेहतर है। हाँ। और चूंकि अमेंडमेंट के भी प्रोसीजर हैं हाँ। तो बदलते परिवेश में हम बहुत सारी चीज़ों को बदल भी देंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, ऐसा भी कहा जाता है कि संविधान सभा जो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही है, उसमें हिंदुओं का वर्चस्व हाँ सर, ये भी एक सवाल उठता रहा कि संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था या हिंदुओं का ही वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो कैबिनेट मिशन योजना जो है, जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, वो खुद ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति पर आधारित है और उसमें सारे समुदाय के सदस्य संविधान सभा के सदस्य बनते हैं अपनी जनसंख्या के अनुपात है। उसमें हाँ, दिया जा रहा हाँ, संविधान हाँ, हाँ, उसमें मुस्लिम लीग के भी लोग आते हैं, उसमें सिख समुदाय के भी हैं, उसमें अनुसूचित जात जनजात के भी। बस ये एक संयोग है, हिंदू ज्यादा थे तो हिंदुओं का वर्चस्व भी ज्यादा था, लेकिन ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, रणनीति नहीं थी, ये कहीं भी ऐसा ये नहीं था, और स्वाभाविक था। यस, स्वाभाविक। और सबसे जो प्रोमिनेंट काउंटर फैक्ट इसका है वो ये है कि अगर ऐसा होता तो जो फंडामेंटल राइट बनाए गए संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के निर्माताओं के द्वारा, उसमें जो अनुच्छेद 25 से 28 है वो केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए समर्पित है। स्वतंत्रता अगर ये रहता कि नहीं हिंदुओं का ही वर्चस्व लेना है तो अनुच्छेद 25 और 28 25 से 28 धार्मिक 29, 30, 25 से 28 और भी बहुत सारी अनुच्छेद है। तो ये जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता है, अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की स्वतंत्रता है, अगर ये उस समय भी दिमाग में था तो जाहिर सी बात है कि हिंदुओं का वर्चस्व कहना तो बहुत ही गलत था। सर, मुझे क्या लगता है कि जैसे एक इंटेलेक्चुअल क्लास होता है ना, कि एक जब व्यक्ति एक लेवल पा जाता है तो फिर वो इंसान हो जाता है, ना हिंदू रह जाता है ना मुसलमान रह जाता है। और शायद उस समय जो भी आई डोंट नो कि उस समय जब संविधान बन रहा था तो देश की आज़ादी क्या थी, बट फिर भी एक एस्टिमेट लगाता हूँ कि 50 करोड़ तो रही होगी। जी। तो 50 करोड़ जनसंख्या के जो क्रीम थे, मतलब 50 करोड़ जनसंख्या में जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लोग थे, संविधान सभा में उन्हीं को जगह दी गई थी। तो हम ये आरोप लगाएं कि वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, शायद एक हद तक जब हम संकीर्णताओं से, ज्ञान के लेवल पर संकीर्णताओं से जकड़े होते हैं तो फिर ये आरोप लग सकता है, लेकिन एक लेवल के बाद फिर हम उस इन सब परिधियों से ऊपर उठ जाते हैं। और मुझे लगता है कि सब माने उस संविधान सभा को, जिसने बहुत नेक नियत से, बहुत ऑनेस्टली संविधान बनाने का काम किया, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं किया, किसी भी पक्षपात से परे हट करके। हाँ। और यही सब कारण है सर कि आज भी 142 करोड़ संविधान की आस्था और उसकी लोगों क्या उसमें आस्था। लोग देखो, आप तरह तरह की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की, राजनीतिक दलों की आलोचना करते हैं, तरह तरह की आलोचनाएं देश में चलती रहती, लेकिन किसी की मजाल नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि संविधान की आलोचना कर ले। तो सर ये वो शायद इसीलिए कि क्या नाम है, जन आस्था है। हाँ, हमारे मूल्य ठीक थे, हमारी आस्था जैसे प्रभु राम में है वैसे हमारे उद्देश्य ठीक थे। बिल्कुल सर। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपकी अनुमति हो तो कर लूं। जी बताएं। कि संविधान सभा के समक्ष जो संविधान निर्माण की बेसिक चुनौतियां थी, क्या चैलेंजेस आ रहे थे उस समय? हाँ, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। हाँ सर, मैं बहुत कम शब्दों में इसको समाप्त करता हूँ। एक्चुअली देश जो है वो औपनिवेशिक एक तरीके से राष्ट्र रहा है, गुलाम रहा, और एकदम से संविधान सभा ने संविधान बनाने की जिम्मेदारी भी दी, तो जाहिर सी बात है उसमें चैलेंजेस बहुत सारे थे और बहुत लाजमी थे। उसमें जो पहला चैलेंज था सर, वो ये था कि विचारधाराओं में समन्वय कैसे किया जाए। मार्क्सवादी, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं थी, सबके अपने अपने मत थे। हर व्यक्ति हर विचारधारा से संबंधित जो समूह था वो ये चाहता था कि प्रमुखता से मेरी बात संविधान में रखी जाए। तो एक जो पहला चैलेंज था
वो था कि आइडियोलॉजीज के बीच में एक एकोमोडेशन, आइडियोलॉजीज के बीच में एक इक्विलिब्रियम, विचारधाराओं के बीच में एक समन्वय। दूसरे स्तर पर जो चुनौती थी वो ये थी कि आर्थिक विकास का मॉडल कौन सा लिया जाए। कुछ लोग चाह रहे थे कि भी सोवियत संघ का मॉडल लिया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए, और उसमें नेहरू वगैरह बड़े प्रोमिनेंट थे। कुछ पूंजीवाद से प्रभावित लोग रहे, पूंजीवाद और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। अम्बेडकर वगैरह वो चाहते थे कि साहब क्या मतलब तेज ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से हम पिछड़े हुए हैं और इतनी भोग रहे हैं। हाँ, और बदलते विश्व में हम कैसे प्रतिस्पर्धा करना। कुछ समाजवादी, अच्छा समाजवादी तो मैंने बताया ही कि नेहरू वगैरह थे। और तीसरे स्तर पे कुछ गांधीवादी विचारक भी थे, समर्थक थे, जो ग्राम स्वराज पे बल दे रहे थे और भारी औद्योगिकरण का विरोध कर रहे थे। इन सबको एक पलड़े में, अच्छा, इनको इनके साथ एक कोऑर्डिनेट, ये सेकंड ये बड़ा चैलेंज। और बाद में हमने फिर वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, 5 ईयर प्लान हमने अडॉप्ट किया। हमने कहा सब आ जाओ, थोड़ा सबके आपने ये देखा कि बाद में वो नेहरूवन जो गवर्नमेंट है उसने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया, सबका मिश्रण कर देंगे, दाल भात चावल खिचड़ी बना देंगे। ठीक है। और तीसरा जो चैलेंज था सर बड़ा, वो ये था कि अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। 1947 में जब देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तब ये चुनौती और बड़ी हो गई। क्योंकि जो यहाँ अल्पसंख्यक बच गए, जो लोग यहाँ बच गए, उनमें एक अविश्वास था कि कहीं कोई ऐसा संविधान ना बन जाए जो हमारी आस्था को, जो हमारे विश्वास को आहत करता हो, या जो हमारे हित में ना हो। तो साहब क्या नाम है, हम रहे तो यहाँ गए, लेकिन ऐसा ना हो कि सर एक मैं रोकना, ये बहुत बड़ी चुनौती। मैं रोक लूँ थोड़ा सा, अगर आप सर, जैसा मतलब मेरा मनोमस्तिष्क कहता है, बहुत हिम्मत का काम था ना कि अल्पसंख्यक रुक गए, जो मतलब आज हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। देश प्रेम था सर, देश प्रेम है। आज भले ही हम उन्हें कुछ भी कह लें माइनॉरिटीज को, लेकिन बहुत हिम्मत का काम था ना कि उन्होंने, मतलब वो हम ऐसा कह सकते हैं, जो गद्दार थे, मतलब जिन्हें अपनी माटी से प्रेम नहीं था, जो अपने स्वार्थ, अपनी निजता को ही सर्वोपरि रखते थे, वो भाग गए। लेकिन जिन्होंने ये ऑप्शन चुना कि हम यहीं रहेंगे, भले ही हमें, मतलब हाँ सर, मैं शायद 25 बार सोचता ना, अगर मुझे मौका मिलता है, एक इनसिक्योरिटी की, एक माइनॉरिटी की इनसिक्योरिटी, यहाँ रह के पता नहीं अपने साथ परिवार, बच्चे, सब कुछ पता नहीं क्या होगा। तो मुझे लगता है आज की डेट में हमें, मेरा पर्सनल सर ओपिनियन है, किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के नहीं है, मुझे लगता है आज हमें उनके इस ओपिनियन की, हमें आज उनकी इस चॉइस का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं सहमत करना चाहिए। बिल्कुल, कि उन्होंने, उनके पास विकल्प था कि वो चले जाते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भारत को अपनी मां मान के यहीं की धरती पर रहना एक्सेप्ट किया। हाँ, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करके हमेशा उनके इस डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, मैं उस बात को बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, और बहुत मानवीय पक्ष भी यही है और यही होना भी चाहिए। बाकी तो विचारधाराएं और राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने मत हैं, लेकिन हमारा और आपका एक व्यक्तिगत मत शायद यही होना चाहिए, व्यक्तिगत मत, और यही बिल्कुल मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत मत। हाँ। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ लाइफ की फिलॉसफी के बारे में, दो चीज होती है, एक होता है एक्शन और एक होता है इंटेंशन। मुझे लगता है अगर आपका इंटेंशन सही होना, सही नियत लेके आप काम करो ना, तो काम बहुत बेहतर होता है। मतलब एक्शन तभी हमेशा फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए, और शायद हमारे संविधान निर्माताओं का एक्शन तो बात की चीज है, इंटेंशन, नियत साफ, और उनकी साफ नियत, उनकी साफ गोई का ही ये परिणाम था कि आज हम दिल से उन्हें सैल्यूट करते हैं। और सर आपको भी सैल्यूट करते हैं कि आपने इतने जटिल प्रश्नों को इतने आसान तरीके से हमारे व्यूअर्स के सामने रखा, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही निरंतर हमारे साथ आपका इंटरेक्शन होता रहे। इसका व्यक्तिगत लाभ जो मुझे मिलेगा वो तो मिलेगा ही सर, इसके साथ साथ जो है हमारे जो बच्चे हैं, जो शायद जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 5 में क्या है, इसी को अपनी पूरी स्टडी मान बैठते हैं।
उससे थोड़ा उठकर ऊपर उठकर चिंतन, एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस के लेवल पर अपना माइंड सेटअप कर पाएंगे। और मुझे लगता है सक्सेस के लिए, सिविल सर्विसेज में सक्सेस के लिए एक मेंटल लेवल जो जिस स्तर की आप बात कर रहे हो वो लेवल होना जरूरी है। हम खाली जो फैक्चुअल कुछ बुक्स में मार्केट की बुक्स हैं उनमें उनकी सीमाएं हैं। हाँ, उनकी एक सीमाएं हमें हैं। अपने मेंटल हम लेवल पे एक्सप्लोर fact करना रख पड़ेगा। के हो सकता है कोई एक लेवल का एग्जाम क्रॉस कर ले, हाँ। प्रीलिम्स, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तब तक नहीं होता जब तक आपके व्यक्तित्व का चौवा आयामी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास न हो जाए। और ये जो बातें सर ने अभी की, ये शायद उसी व्यक्तित्व विकास का ही एक हिस्सा है। जी सर। तो थैंक यू सर, सर धन्यवाद इसके लिए। मैं आभारी रहूँगा आपकी श्रद्धा और प्यार के लिए, और जो भी व्यूअर्स हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सर देखिए, हमने कभी कहा नहीं है, लेकिन आज जरूर मैं इतना प्रभावित होकर के, आपसे इम्प्रेस होकर के ये रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर्स से कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे भाई, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और आपका एक बटन दबा देना ही हमारा, मतलब आपके लिए 1 सेकंड का काम हमारा घंटों की मेहनत बढ़ा देता है। तो हम निरंतर आपके लिए काम करते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बस वो साइड में जो बटन है ना, उस पर बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद हम दोनों की तरफ से। आप सबको सादर नमस्कार।